नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी प्रैक्टिस सेट। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे या हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार जो थे लल्लू लाल जी थे। ठीक, इनकी प्रसिद्ध रचना आती है प्रेम सागर। ठीक है, याद रखना हिंदी के प्रथम गद्यकार किसे कहा गया है, लल्लू लाल को। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो याद रखना प्रेम सागर। जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहा गया है। आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा गया है, तो याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, प्रेमचंद्र के अधूरा उपन्यास का नाम क्या था। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है आपका मंगलसूत्र। ठीक है, ये अधूरा उपन्यास है। उसके बाद आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि मुंशी प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय द्वारा मंगलसूत्र को पूरा किया गया था। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, इनका अधूरे उपन्यास का नाम पूछा है, तो मंगलसूत्र लिखनी है। पूछा जाए इनका मंगलसूत्र पूरा किसके द्वारा किया गया था, तो इनके पुत्र अमृत राय द्वारा इनके उपन्यास मंगलसूत्र को पूरा किया गया था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाए इनका पहला उपन्यास कौन सा था, तो याद रखना सेवा सदन। ये कौन सी भाषा में था, ये हिंदी और उर्दू दोनों में प्रकाशित हुआ था। हिंदी में किस नाम से हुआ था, सेवा सदन के नाम से हुआ था। जबकि उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से। ठीक है, उर्दू में किस नाम से प्रकाशित हुआ था, बाजारे हुस्न के नाम से। और पहले भी उर्दू में प्रकाशित किया गया था, उसके बाद में हिंदी में प्रकाशित किया गया सेवा सदन के नाम से। ठीक है, याद रखना। उसके बाद इनका प्रसिद्ध उपन्यास पूछा जाता है, तो प्रसिद्ध कौन सा था आपका, गबन आता है। ठीक है, बाकी रंगभूमि, सेवा सदन, मंगलसूत्र, गबन सब किसके उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। निराला को कैसा कवि माना जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को एक क्रांतिकारी कवि माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं, आराधना, अर्चना, परिमल, गीतिका, अनामिका। ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, याद रखना। आराधना, अर्चना, परिमल, गीतिका, अनामिका किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और कैसे कवि थे, हमारे क्रांतिकारी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है हमारा, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है हमारा, तो मुहावरा हमारा अरबी भाषा का शब्द है। और होते क्या है, ये हमारे वाक्य का अंश होते हैं। मुहावरा क्या होता है, वाक्य का अंश होते हैं। कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। दिया गया है गुलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो गुलर का फूल होना अर्थात दुर्लभ होना। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है नेक्स्ट, अगोचर पूछा है। अगोचर किसे कहते हैं या अगोचर का अर्थ क्या होता है। पहले दिया गया है जिसका अनुभव हृदय को न हो। दूसरा ऑप्शन जिसका अनुभव बुद्धि को न हो। तीसरा जिसका अनुभव शरीर को ना हो। या चौथा जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। ठीक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अगोचर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया हमारा, चरर मरर खुल गए अरर स्वरफुटों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, अलंकार पूछा है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसमें सभी को पता बिल्कुल आसान है। अब अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा होती है कि अनुप्रास अलंकार में व्यंजनों की आवृत्ति होती है।
किसकी होती है? व्यंजनों की आवृत्ति होती है, ना कि स्वरों की। ठीक है, हम जब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि वर्णों की आवृत्ति, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ये इसकी परिभाषा है, बिल्कुल सही है। लेकिन वर्णों की आवृत्ति में सिर्फ क्या आते हैं? व्यंजनों की आवृत्ति आती है, स्वर की आवृत्ति नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना कि अनुप्रास अलंकार में व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है, स्वरों की आवृत्ति तो कहना व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ रे 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 हो गया। ठीक है, ये तो रे की आवृत्ति बार बार है, अर्थात कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। ठीक है, जबकि यमक अलंकार में 2 शब्द आते हैं और दोनों का अर्थ क्या होता है? भिन्न होता है। उत्प्रेक्ष अलंकार में संभावना व्यक्त की जाती है और इसके बीच में जो शब्द आते हैं मानो, मानो, मने हूं, जानो, जना हूं जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, अर्थात जहां एक शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, याद रखना, अलंकार का शाब्दिक अर्थ सजावट करना। ठीक है, याद रखना, अलंकारवादी कवि केशवदास को कहा जाता है, अलंकारों का सम्राट केशवदास को कहा जाता है। अलंकारों का सबसे पहला प्रयोग किस काल में हुआ था? तो कहना रीति काल में किया गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा दिया गया है। हो सकता है राम का काम बन जाए। अच्छा, हो सकता है राम का काम बन जाए, ऐसा भी हो सकता है राम का काम ना बने। तो ये क्या बात है? ये तो संदेहवाचक है। हो सकता है राम का काम हो जाए और हो सकता है राम का काम ना हो, ऐसा भी हो सकता है ना हो, तो कौन सा हो जाएगा? संदेहवाचक हो जाएगा। ठीक है, नकारात्मक होता तो निषेधात्मक हो जाता, क्वेश्चन पूछा जाता प्रश्नवाचक हो जाता, ऑर्डर दिया जाता तो आज्ञावाचक हो जाता। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं खेलता। इसमें कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, संदेह वाक्य? राम अच्छा खेलता है पर अच्छा नहीं खेलता। ठीक है, अब देखिए इसमें राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं खेलता, ये दिया गया है। ठीक है, अब आपको याद रखना, देखो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की परिभाषा क्या होती है? मिश्र वाक्य में क्या होता है? दो सरल वाक्य होते हैं, दो सरल वाक्य होते हैं और दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है, ये हमारे मिश्र वाक्य की परिभाषा है। परिभाषा ही पूछी जाती है, आपको याद रखना। मिश्र वाक्य की परिभाषा क्या है? दो सरल वाक्य होते हैं और दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ये हमारे मिश्र वाक्य की पहचान है। ठीक है, उसके बाद जो संयुक्त वाक्य की पहचान है, इसमें दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। ठीक है, और दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, जैसे इसमें दिया गया है। ठीक है, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं खेलता, अर्थात दो वाक्य दिए गए हैं, दो सरल वाक्य दिए गए हैं और दोनों स्वतंत्र हैं, अर्थात कौन सा हो जाएगा हमारा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगर एक दूसरे पर आश्रित होते, जैसे कि बादल छाएंगे तो वर्षा होगी, ठीक है, और बादल नहीं छाएंगे तो वर्षा नहीं होगी, तो कौन सा हो जाता? मिश्र वाक्य हो जाता। ठीक है, और दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य हो तो कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं, 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य होते हैं। ठीक है, याद रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है हमारा, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अर्थात वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। क्वेश्चन नंबर 9 पहला दिया गया है ब्रज। ब्रज का अन्य नाम क्या है? याद रखना, शूरसेन है। क्या नाम है इसका? शूरसेन ब्रज का अन्य नाम है। ठीक है, ब्रज देखो इसे बोलते क्या? ब्रज भाषा, लेकिन ये भाषा नहीं है। ब्रज क्या है? एक बोली है जो ब्रज वाले क्षेत्र में बोली जाती है, अर्थात मथुरा में बोली जाती है। ठीक है, याद रखना, तो ब्रज नाम इसका भाषा है, लेकिन ये भाषा नहीं है। ब्रज क्या है? बोली है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अवधि की जो विशेषताएं आती हैं,
पद, पद्मावत और रामचरित्र मानस अवधि भाषा में लिखी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, दोनों को याद रखना। ठीक है, कौन सी भाषा में? अवधि। अवधि अवध वाले क्षेत्र में बोली जाती है, जो आपका लखनऊ का क्षेत्र है। ठीक है, इसकी अवधि भाषा की दो रचनाएं पद्मावत और रामचरितमानस प्रसिद्ध है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देवनागरी लिपि के बारे में। हमारी देव लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा था? गुजरात है। ठीक है, याद रखना कि देवनागरी लिपि को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है, तो वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली हो जाएगा। ठीक है, खड़ी बोली के बारे में याद रखना कि खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, या खड़ी बोली का नामकरण किसने किया है? तो व्यक्ति का नाम याद रखना, लल्लू लाल द्वारा या लल्लू जी लाल द्वारा। ठीक है, खड़ी बोली शब्द के जनक है लल्लू लाल। उसके बाद नेक्स्ट खड़ी बोली को गवारू किसने कहा है? तो याद रखना अब्दुल हक द्वारा, अब्दुल हक द्वारा। ठीक है, खड़ी बोली को क्या बोला गया है? गवारू बोला गया था। उसके बाद नेक्स्ट अन्य खड़ी बोली का नाम क्या है? खड़ी बोली का अन्य नाम कोर भी है, जबकि खड़ी बोली को मानक हिंदी भी कहा जाता है। और खड़ी बोली को परदेसी किसके द्वारा बोला गया है? तो खड़ी बोली को परदेसी बोला गया था भारतेंदु जी द्वारा। ठीक है, तो ये खड़ी बोली से बनने वाले क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। खड़ी बोली का शब्द का जनक लल्लूलाल, गवारू किसने कहा? अब्दुल हक ने, कोर भी बोला जाता है, मानक हिंदी बोला जाता है, परदेसी किसके द्वारा बोला गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो हमारे आधुनिक हिंदी के जनक है। ठीक है, याद रखना। अवधि में पद्मावत और रामचरितमानस। ठीक है, याद रखना ब्रज भाषा नहीं है, ब्रज एक बोली है, और ब्रज का अन्य नाम क्या है? सूरसेन है। ठीक, तो याद रखना वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो खड़ी बोली है, मेरठ के क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अर्थात उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन है। प्रत्यय क्या होते हैं हमारे? ये एक अभिकारी शब्द होते हैं, शब्द के अंत में आते हैं, अर्थात शब्द का एक अंश होते हैं। कितने भेद होते हैं प्रत्यय के? दो होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ आते हैं, तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ आते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? पहले व्यायाम, अभियोग, अपमान। ठीक है, तो इसमें कोई सा नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, किसी में भी प्रत्यय से नहीं हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे अपमान में अप उपसर्ग है, अभियोग में इसमें व्यय में व्यय हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अर्थात कौन सा शब्द तत्सम है? आसान है, पहले तो ये याद रखना कि बहु है, ये बहु एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है बधु। क्या होता है? बधु। पड़ोसी भी एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा प्रतिवासी होता है। ठीक है, पड़ोसी को प्रतिवासी बोलते हैं। शहीद जो है एक हमारा ये अरबी शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ये न तत्सम न तद्भव, ये अरबी भाषा का शब्द है। उसके बाद गोधूम क्या है हमारा? ये हमारा तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा गेहूं, इसका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के हमारे 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तत्सम तद्भव, उसका देशज, और चौथा विदेशज। ठीक है, विदेशज जो होते हैं अरबी फारसी, ठीक है, तुर्की शब्द हो गए। देशज शब्द होते हैं ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले, उसे देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तद्भव
तो याद रखना तत्सम के बदले हुए रूप तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। और तत्सम हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं। सबकी परिभाषा आती है, आपको याद रखना है। देखो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद माने गए? 4 माने गए, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। जबकि एक शब्द और आता है अलग से, संकर शब्द। इसे काउंट तो हम करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, लेकिन प्रकार में शामिल नहीं करते, क्योंकि संकर शब्द में क्या होता है, 2 अलग अलग भाषाओं के आते हैं। जैसे हिंदी के साथ अरबी जुड़ जाएगी तो ठीक है, ऐसे शब्द जो अलग अलग भाषाओं से जोड़े जाते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। वो उत्पत्ति के आधार पर आते तो हैं, लेकिन उसे हम उत्पत्ति के आधार में जो 4 भेद पढ़े हैं इसमें काउंट नहीं करते हैं। कभी आप आए तो उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? आपके 5 होते हैं, 5 नहीं होते, 4 होते हैं। संकर शब्द को काउंट नहीं करते हैं, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अर्थात वर्तनी बतानी है। बर्तन 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 बर्तन, सब में बर्तन लिखा है, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए पूरा होता है। बर्तन पूरा लिखा जाता है, बै रै तै और ने पूरा लिखा जाता है, बर्तन पूरा आता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द का चयन कीजिए, अर्थात जो भिन्न अर्थ है। पहला दिया गया ऑप्शन रवि, दिवाकर, भास्कर, सुधाकर। देखो रवि, दिवाकर और भास्कर ये हमारे सूर्य के पर्यायवाची है, जबकि सुधाकर हमारा किसका पर्यायवाची है? ये हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची, ठीक है। हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, ठीक है, सब किसके हैं? हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर चंद्रमा के। जबकि दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि सब किसके हैं? ये हमारे सूर्य के। तो भिन्न क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। सुधाकर किसका है? चंद्रमा का। बाकी सब सूर्य के पर्यायवाची है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, अच्छा क्वेश्चन है। वह घर से बाहर चला गया, इसमें कौन सा कारक हमारा दिया गया है? कारक से क्वेश्चन है हमारा। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक को परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। कारक हमारे अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात इन्हें लिंग वचन कारक के आधार पर बदला नहीं जा सकता। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारकों के कितने भेद माने गए? 6 भेद माने गए हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट कारक की परिभाषा क्या है? तो याद रखना संज्ञा सर्वनाम को अन्य शब्दों से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया गया वह घर से बाहर गया, अर्थात घर से अलग हो जाता है, और जिसमें अलग होने का भाव होता है कौन सा होता है आपका? अपादान कारक, ठीक है। कर्म की बात होती तो कर्म कारक हो जाता, अगर किसी साधन की बात होती तो हमारा कर्म कारक हो जाता, कर्ता का बोध होता तो कर्ता कारक हो जाता, ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि सर्वनाम में कारक के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम में कारक के 7 भेद माने गए हैं, क्योंकि सर्वनाम में संबोधन कारक को शामिल नहीं किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, एडवांस हिंदी के साथ चलो, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया हमारा निम्न में से विकारी शब्द का चयन करना है, अर्थात ऐसा शब्द जो लिंग और वचन के आधार पर बदल जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द है जो इन 4 ऑप्शनों में एक विकारी शब्द दिया गया है? देखो परंतु ना इसका लिंग बदलेगा ना इसका वचन बदलेगा, यथा ना इसका लिंग बदलेगा ना वचन, ना आज का बदलेगा। जो लड़का है इसका लिंग बदल कर लड़की हो जाएगा और वचन बदल कर लड़को हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? विकारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, सभा में 20 लोग उपस्थित थे। सभा में कितने लोग? 20 लोग थे। इसमें विशेषण का कौन सा भेद होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। कितने लोग थे? 20 लोग थे, लेकिन निर्धारित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? अनिश्चय संख्यावाचक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट विशेषण के बारे में जो चीजें आपको याद रखनी है,
विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है आपका गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, पूछा जाए विशेषण की कितनी अवस्था होती है? तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। पहला कौन सी होती है? मूल अवस्था, उसके बाद उत्तर अवस्था और तीसरी होती है उत्तम अवस्था। ठीक है, तो विशेषण की अवस्था याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना आपको कि रचना के आधार पर विशेषण कितने होते हैं? तो रचना के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से याद रखना? पहला रूढ़, अर्थात ऐसे शब्द जो टूटे ना, जिनका विभाजन ना हो। ठीक, उसके बाद दूसरा होगा यौगिक, जो दूसरों के योग से बनते हैं। ठीक है, तो ये विशेषण के बारे में याद रखना। विशेषण के भेद 4, विशेषण की अवस्थाएं 3, रचना के आधार पर विशेषण 2, रूढ़ और यौगिक। ठीक, उसके बाद जो क्वेश्चन था हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मंद का विलोम शब्द क्या होगा? मंद का विलोम शब्द क्या होगा? तो मंद धीरे चलना, द्रुत तेज चलना। तो मंद का क्या हो जाएगा? आपका द्रुत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, गांधी जी ने रेडियो को क्या कहा था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी का जो आंदोलन था उसमें रेडियो का बहुत प्रचार प्रसार किया गया था, उसी से संबंधित है। पूछा है गांधी जी ने रेडियो को क्या कहा था? तो गांधी जी ने रेडियो को कहा था अद्भुत शक्ति। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, रेडियो का जनक कौन है? तो सभी को पता, रेडियो का जनक किसे कहते हैं? मार्कोनी को कहते हैं। किसे कहते हैं? मार्कोनी को रेडियो का जनक बोला गया है। उसके बाद भारत में रेडियो का प्रसारण, भारत में रेडियो का प्रसारण 1927 में किया गया था। ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद पूछा जाए ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी, इन दोनों का प्रसारण कब किया गया है? तो 1936 में दोनों का प्रसारण किया गया है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन जो दिए गए याद रखना, भारत में रेडियो का प्रसारण। ठीक है, या महात्मा गांधी ने रेडियो को क्या कहा था? अद्भुत शक्ति। रेडियो की खोज किसके द्वारा की गई है? मार्कोनी द्वारा। ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी 1936। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये हमारे पत्र लेखन में जाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण कब शुरू किया गया? दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण का शुभारंभ कब किया था? ठीक है, तो दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण जो प्रारंभ किया गया था 1982, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन होता, अगर रंगीन प्रसारण ना होता, सिर्फ क्वेश्चन इस तरह से होता कि दूरदर्शन की शुरुआत कब की गई है भारत में, तो याद रखना भारत में दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी 1959। ठीक है, और रेडियो 1927 में। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, रेडियो, टेलीविजन, ठीक है, या इंटरनेट, ये सब आते रहते हैं। सारे क्वेश्चन आएंगे, सबको करेंगे पूरी डिटेल के साथ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद बात कर लेते हैं आज के गिव अवे के बारे में। तो जो हमारा गिव अवे है, पहला आपका दिया गया है कि पाली लिखाइए, पाली भाषा का अन्य नाम क्या है? पहला गिव अवे है कि पाली भाषा का अन्य नाम क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना है कि भारत में भाषाओं का क्रम क्या है। भारत में भाषा का क्रम लगाना कि सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है, उसके बाद कौन सी बोली जाती है, और 5 भाषाओं तक लगाना है। ठीक है, ये आपका गिव अवे है। उसके बाद नेक्स्ट आपको लास्ट बताना है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। ठीक है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा
जाता है। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।